हाँ प्लीज़ कम इन। हाँ नमस्ते, प्लीज़ बी सीटेड, बैठिए। मीडियम ऑफ इंटरव्यू क्या है सूरज? सॉरी मीडियम ऑफ इंटरव्यू क्या है? हिंदी। हिंदी। हाँ, आप पुलिस सेवा में पहला प्रेफरेंस करते हैं, पहला। कोई खास वजह? क्योंकि हम चाहते हैं कि पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाए, और बचपन की एक घटना भी है जिसके कारण इस सेवा में हम आना चाहते हैं। दुर्गा पूजा के अवसर में मेरी माता और पिताजी मेरे लिए ड्रेस के तौर पर पुलिस का ड्रेस लाए, तभी से इस सेवा के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ा। यही रीजन, यही ड्रेस लाए बस उसके। ड्रेस मतलब अगर आर्मी का ड्रेस लाते तो? आर्मी का उसी समय उन लोग बोले थे कि आज हम इस ड्रेस को लाए हैं, कल तुम एग्ज़ाम पास करके पुलिस अधिकारी का ड्रेस सरकार से। हाँ नहीं, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आर्मी का ड्रेस लाते तो फिर क्या करते? आर्मी का तो वैसा ड्रेस लाए नहीं थे, पुलिस का ही लाए थे, इसलिए हमको इसी के प्रति आकर्षण बढ़ा। चलिए ठीक है, अगर आप बीपीएसपी बन जाते हैं और कोई घटना हो जाती है, जैसे एक मुस्लिम लड़का का मर्डर हो जाता है और दंगे थोड़े से हो जाते हैं और ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, तो वैसे सिचुएशन में आपको भेजा जाता है कि देखिए जाइए संभालिए, और वहाँ आप देखते हैं कि पूरा भीड़ है, लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, और जब आप समझाने की कोशिश करते हैं तो वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, और आप और आपकी टीम जो सहयोगी टीम है, 4-5 लोग हैं, उन पर पत्थर चलने लगता है, तो आप उस समय क्या करेंगे? इंस्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? वैसे मुझे जब इसकी जानकारी मिलेगी तो मैं आसपास का जो मेरे थाना है, नहीं, आपके पत्थर चल रहा है उसके बाद बताइए। हाँ, आप पत्थर क्या अगर चल रहा है तो उस दरमियान अगर वो मानने को तैयार नहीं है तो फिर हार्ड एक्शन लिया जाएगा, लाठीचार्ज किया जाएगा। चार लोग मिलकर लाठी चार्ज करेंगे? नहीं, उसके पहले तो हम कोशिश करेंगे कि अपने कहीं ऐसा ना हो कि लाठी चार्ज करें और आप ही पे सब लोग हावी हो जाए, आपके साथ सहयोगी भी हैं, कहीं उनकी सुरक्षा खतरे में ना आ जाए। वो भी तो, लेकिन अगर हमको जैसी इंफॉर्मेशन मिलेगा तो आप हम क्या पहले करेंगे अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए? सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हम कोशिश करेंगे कि उस मूव को किस तरह से डाउन किया जाए, लोगों को समझाया जाए, वहाँ के जो आसपास के गणमान्य लोग हैं उनको लेकर भीड़ को शांत करने का प्रयास करेंगे, और जो भी समाधान। परिचय दीजिए। नाम से ही, मेरा नाम सूरज प्रकाश सिंह चौधरी है। मैं एक कृषक परिवार से संबंध रखता हूँ। मैंने 2004 में ग्रेजुएशन किया, इसके बाद 2007 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास से पास किया, और 2012 में मैंने बीएड किया। इसके बाद 2013 से हम टीचिंग से जुड़े हुए हैं। हम धनबाद में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। क्या और नाम है आपका कोचिंग का? सूरज जीएस क्लासेस। आपने एक इंसिडेंस बताया आपके बचपन के बारे में, जब आपके माता पिता ने आपको पुलिस की वर्दी मतलब एक ड्रेस ला के दिया, तो ये आपके मैट्रिक से पहले की बात है या मैट्रिक के बाद की बात है? हम जब 2 या 3 में पढ़ रहे थे उस समय की बात। तो तभी आपने ठान लिया कि अब आपको पुलिस ऑफिसर बनना है? हाँ, उस दिशा में मैंने प्रयास किया, और आज आपके सामने इस सेवा के चयन के लिए साक्षात्कार के लिए। नहीं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब 2 में ही आपको ये समझ में आ गया था कि आपको पुलिस सर्विसेज के लिए पढ़ाई करनी है, बावजूद उसके आपने मैट्रिकुलेशन में आपके मात्र 38% मार्क्स है, ऐसा क्यों? ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे सर, उस समय उतना पढ़ाई में उस तरह का नहीं मिल पाया माहौल, जिसके कारण उस तरह। बट आप तो 2 में ही इतना मोटिवेटेड हो गए थे ना कि आपको पुलिस अब बनना ही है, आपको ड्रेस मिला था, आपने एकदम अच्छे से बताया कि आपको ड्रेस मिला, और उसके बाद आप एकदम इस चीज़ पे आ गए कि अब आपको किसी भी हाल में पुलिस सर्विस बनना है। जब आपको ये बात दूसरी कक्षा में ही पता चल चुकी थी, तब तो आप पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेटेड हो गए होंगे। बीच में फिर डाउन हो गया, और फिर मैं आगे चलकर हम अपने एजुकेशन का जो स्तर है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। हाँ चलिए ठीक है। नहीं, आपने दूसरी कक्षा का जिक्र किया इसलिए मैंने ये बात कही।
आपको क्या लगता है आप में कौन सी ऐसी क्वालिटी हैं जिसकी वजह से आपको पुलिस सर्विसेज में सेलेक्ट करना चाहिए? पहला तो सर मैं धैर्य से अपना काम करता हूँ, कभी भी पेशेंस नहीं खोता हूँ। दूसरा मैं जुझारू प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, किसी भी काम को संघर्ष के साथ उसको अंजाम तक ले जाने का प्रयास करता हूँ। तीसरा हार्ड वर्किंग हूँ और टीम वर्क में विश्वास है। आपने बोला आप जुझारू प्रवृत्ति के हैं, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ जहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा कुछ मिला हो कि आप जुझारू हैं? कोई ऐसा जैसे कहानी, देखिए कोई सर, ऐसा इंसिडेंट? हम कोचिंग भी चलाते हैं और खेती भी करते हैं, दोनों अच्छा। काम करते हैं। ओके। और खेती जो होता है वो जूझने वाला ऐसा फील्ड ही है जहाँ हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा, सही बात है। अच्छा ये बताइए तो फिर किसान कितनी तरह के होते हैं? किसान तो झारखंड में अगर देखा जाए तो सारे किसान सामान्य श्रेणी के। नहीं, हम पूरा ओवरऑल इंडिया में बात कर रहे हैं कि किसान जो होते हैं, जैसे लघु किसान, सीमांत किसान, कितने हाँ। प्रकार के होते हैं? एक होते हैं लघु किसान, सीमांत किसान, जिनका 2 एकड़ से भी कम जमीन होगा वो सीमांत किसान की श्रेणी में आएंगे। उससे ज़्यादा होगा 5 एकड़ तक वो मध्यम किसान की श्रेणी में आएंगे, और 5 एकड़ से ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा बड़े किसान माने जाते हैं। अच्छा। लेकिन झारखंड में सामान्यतः यहाँ पर छोटे किसान ही पाए जाते हैं। अच्छा, अभी जो आप लोग उर्वरक यूज़ कर रहे हैं खेती में, कौन सा यूज़ करते हैं? हम लोग जैविक उर्वरक का सामान्यतः ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ कुछ यूरिया और कुछ NPK खाद का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैविक उर्वरक की तरफ हम लोगों का रुझान बढ़ रहा है। यूरिया का अभी क्या रेट चल रहा है? यूरिया अभी 10 रुपया प्रति किलो मिलता है सरकारी रेट पर। अच्छा, अभी तो जो सरकारी दर पे हर एक जो खाद्य निम्न कोटेड यूरिया जो मिलता है, हाँ, और उसमें आपका आधार कार्ड दिया जाएगा और उसके आधार पर दिया जाता है, तो 10 रुपया प्रति किलो। 10 रुपये प्रति किलो मिलता है। अच्छा, ये नीम कोटेड यूरिया और साधारण यूरिया, इन दोनों में नीम कोटेड यूरिया का क्या फ़ायदा है? नीम कोटेड जो यूरिया होता है सर, ये ज़मीन में नमी को बरकरार रखता है, जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति खराब नहीं होती। और जो सामान्य यूरिया होता था वो ज़मीन की उर्वरा शक्ति को दिन प्रतिदिन खराब करता जा रहा था और मिट्टी धीरे धीरे अम्लीय होता चला जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा नीम कोटेड यूरिया का प्रचलन बढ़ा है। मान लीजिए मृदा जो है, मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा अम्लीय हो गई, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे? इसमें ट्रीटमेंट के लिए सामान्यतः जिप्सम डाला जाता है, फिर आपका चूना डाला जाता है ताकि उसकी अम्लीयता कुछ कम हो। जिप्सम का सिंबल जानते हैं क्या आप? सॉरी। अच्छा। महाराष्ट्र और अन्य कई जगहों पर भी अगर हम देखें तो जो किसान का आत्महत्या का इशू था, बहुत बड़ा इशू था। जी। तो क्या लगता है आपको, इस क्या मुख्यतः रीज़न रहे, और इसको अगर हमको कम करना है, ख़त्म करना है, क्योंकि ऑब्वियस है किसान प्रधान देश है हमारा और हम लोग किसान के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा पॉलिसी लाना चाहिए, क्या चेंजेस करना चाहिए कि जो किसान की आत्महत्या का दर है हम उसको ख़त्म कर पाएँ? मेरा मानना है कि आत्महत्या की जो घटनाएं हैं इसके पीछे बड़ा कारण बनता है आर्थिक स्थिति, क्योंकि पैदावार होता है किसान लेकिन उसका सही उसको रेट नहीं मिल पाता। इसलिए मेरा मानना है कि इनकम को सेंटर में रखा जाना चाहिए कृषि व्यवस्था में। एक मिनिमम किसान का इनकम फिक्स होना चाहिए जिससे उसकी आवश्यकता भी पूरा हो और भी लोग कृषि की तरफ आकर्षित हो। लेकिन अगर मिनिमम इनकम रख देंगे, एक किसानों, सेकंड, मान लीजिए मिनिमम इनकम रख देंगे तो फिर तो कोई मतलब पैदावार नहीं भी करेंगे तो भी उनको हम मिनिमम वो इनकम देना पड़ेगा। नहीं, मिनिमम इनकम मतलब ऐसा व्यवस्था क्रिएट किया जाए ताकि कम से कम किसान का, जैसे 4th ग्रेड सर्विस में ही होता है कि 20,000 रुपया पर मंथ, लेकिन हमारे किसान का देखा जाए तो 2,000 रुपया पर मंथ भी नहीं बनता है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसान का एक मिनिमम इनकम हो। अगर मिनिमम इनकम होगा तो वो कृषि के प्रति अट्रैक्ट होगा और अच्छे से खेती को करेगा, पैदावार बढ़ेगा, इससे देश की GDP भी इंक्रीज करेगी, देश का विकास होगा
देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और अगर किसान धीरे धीरे कृषि से हटता चला जाएगा तो ये हमारे अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अभी दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है कि किसान कृषि से दूर हटते जा रहे हैं, कई खेत पड़ती रह रहे हैं। इससे ऑटोमेटिक हमारे अर्थव्यवस्था पर, प्रोडक्टिविटी पर बुरा पड़ेगा। पीएम किसान योजना के बारे में बताइए। पीएम किसान जो योजना है, कृषि सम्मान निधि के बारे में, जो 2000 रुपया दिया जाता है, पीएम सम्मान निधि योजना जो चलाई गई है 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें 3 किस्त में किसानों को 6000 रुपया दिया जाता है ताकि वो खेती पर उसका यूज कर पाए। और खेती पर जो कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण देखते हैं कि प्रॉफिट किसान का कम होता जा रहा है, तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए सरकार के द्वारा इस तरह की व्यवस्था शुरू की गई है और इसका हम देख रहे हैं सकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न हो रहा है। तो आपको लगता है कि पीएम किसान से किसानों को फ़ायदा हो रहा फायदा है? हो रहा है। अच्छा, तो पहले हम लोग क्या किसानों को ये सुविधाएं नहीं दे पा रहे थे पहले? पहले दे रहे थे, लेकिन इस तरह की सुविधाएं नहीं हो पा रही थी, इसलिए सरकार के द्वारा इस तरह का स्टेप लिया गया। जैसे आपका जो इंश्योरेंस व्यवस्था लाई गई कि कृषि के क्षेत्र में, कि अगर किसान का फसल के उगाने से लेकर उसको मार्केट में बेचने तक का अगर किसी तरह की हानि होती है तो जो उसमें- तीनों बिल थे कुछ दिन पहले जो भारत सरकार ने लाए थे, जी, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न यूपी और पंजाब के किसानों ने रिवोल्ट किया था, उन तीनों कानून के बारे में बताइए। पहला जो इसमें 3 कानून था, जिसमें पहला कानून था जिसके तहत किसानों को मार्केटिंग फैसिलिटी मिली। मतलब जो किसान अभी तक सरकारी सेक्टर या सरकारी दुकानों में बेचने के लिए एक तरह से बाध्य थे, उसको ओपन मार्केट किया गया। अगर ओपन मार्केट होगा तो उससे ऑटोमेटिक किसानों को ज़्यादा उसका रेट भी मिल सकता है प्रोडक्ट पर। दूसरा इसमें जो कानून लाया गया था जिसमें कृषि फार्मिंग की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसके तहत जो अभी तक हमारे किसान अनाज की खेती कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत फल का, सब्जी का, इन खेती का बढ़ावा मिलेगा और उनका इनकम भी इससे इंक्रीज होगा। और तीसरा जो लॉ था जिसमें जो भंडारण व्यवस्था उसको और बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करके भंडारण की व्यवस्था को और इंक्रीज किया गया। ये तो तीनों कानून क्या लगता है कि ये मतलब किसानों के लिए लाभकारी था मुझे या फिर? लगता है कि ये सीमांत और छोटे किसानों के लिए फायदेमंद था। इससे छोटे किसानों को लाभ हो सकता है, लेकिन वो समझ नहीं पाए और क्या विरोध हुआ, जिसके कारण सरकार भी इस कानून को वापस ली। ड्रिप इरिगेशन से क्या फ़ायदा है? सॉरी, ड्रिप इरिगेशन से क्या फ़ायदा है? जो बोरिंग करते हैं। छिड़काव नहीं, ड्रिप, हाँ, हाँ, टपकन विधि का। इससे पानी का जो खर्च है वो कम होगा और मिट्टी भी हल्का रहेगा और उसमें जुताई कोड़ाई का भी खर्च कम आएगा, कॉस्टिंग भी कम आएगा और फसल भी अच्छा होगा। इस तरह के झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये कैसे लाभकारी है? झारखंड में अगर देखा जाए इस तरह की अगर सिस्टम को लागू किया जाए तो यहाँ के लिए भी फायदेमंद होगा और यहाँ के जो सब्जी है या फल की खेती है, इन फसलों को इससे बेनिफिट होगा। और झारखंड तो सामान्यतः पानी की समस्या से जूझता रहने वाला राज्य है, क्योंकि मानसून पर निर्भर करता है। अगर इस तरह की इरिगेशन सिस्टम यहाँ डेवलप होगा तो पानी का खर्च भी कम होगा और यहाँ के किसानों को मान लीजिए आपको झारखंड पुलिस सर्विसेज नहीं मिलता है और आपका चयन होता है झारखंड एजुकेशन सेवा में, तो आप क्या करेंगे? हम उसे भी उस सेवा में भी अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करेंगे। पर आपको जो दूसरी कक्षा में आपके माता पिता ने पोशाक ला के दी थी, फिर से हम प्रयास करेंगे आगे तक, फिर से अगली बार कीजिए। फिर प्रयास करेंगे ताकि पुलिस सेवा में चुन कर आए। अच्छा, और एक चीज़ बताइए कि मान लीजिए पुलिस सर्विस आपका नहीं हो पा रहा किसी भी रीज़न से, तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में मतलब मेरा अगर सिलेक्शन ही ना हो, नहीं, आपका सिलेक्शन होता है, मान लेते हैं होता है, लेकिन वो सेवा आपको प्राप्त नहीं हो पाती है,
आपने जो तो प्रेफरेंस वो- में नीचे ऑर्डर में लिखा है वो हाँ। कोई सेवा आपको प्राप्त होती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उससे उस सेवा को जो भी हमें मिलेगा उस सेवा को हम ज्वाइन करेंगे और आगे फिर से तैयारी करके उस सेवा को, पुलिस सेवा को प्राप्त करने का हाँ, नहीं, मैं जारी यही रखेंगे। बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं कि आपको अगली बार या लास्ट तक भी पुलिस सर्विसेज नहीं प्राप्त हो पा रहा, तो जिस सेवा में हम जाएंगे उसी में अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करेंगे। तो फिर आपके दिल में एक कसक नहीं रह जाएगी कि आपको पुलिस बनना था बट आप बन नहीं पाए? हाँ, कसक तो रह जाएगी, लेकिन कसक तो बहुत सारी रह जाती है, तो क्या किया जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। और झारखंड में कितने जनजातियां हैं? आगे तो 32 जनजातियाँ थी सर, लेकिन अभी केंद्र सरकार के द्वारा भोक्ता जनजाति को झारखंड में जोड़ा गया है। इस तरह से अभी 33 जनजातियाँ हैं। अच्छा, उड़ाव जनजाति के बारे में कुछ बताइए। पूरा झारखंड की एक बड़ी जनजाति समूह, दूसरी बड़ी जनजाति समूह ये द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है और इसका भाषा कुड़ुक है, ये भी द्रविडियन परिवार की भाषा। साहेबगंज में अगर कोई जनजाति रहती है तो आपको क्या लगता है मतलब मुख्यतः कौन सी जनजाति वहाँ पे हमारे संथाल मिलेगी? और अगर हम कोल्हान में रहते हैं तो? कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति की बहुलता है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं, बोलने की शैली हो सकता है कि उन लोगों को पसंद नहीं है, आप बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। उनका क्या है कि एक दिन में 50 लोगों को मान लीजिए इंटरव्यू लेना है, आप अकेले एक जवाब बोलने में 1 मिनट ले रहे हैं क्योंकि आप धीरे धीरे संभल के बोल रहे हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि उनको वो चीज़ें सही ना लगें, ठीक है? आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि हो सकता है कि वो आपको परिप्रेक्ष्य देख के, आपका बैकग्राउंड देख के आपको हेल्प करना चाहें और आपको दे दें, ठीक है? कि ठीक है, हाँ, इंटरेस्टिंग लगे कि ठीक है, इतना मेहनत करके कोई लड़का आया है, उसको हर एक तरह से ये देना चाहिए। लेकिन सर अगर हम तेज बोलना चाहेंगे, नहीं, मैं कहीं नहीं बोल रहा तेज बोलने, मैं कहीं नहीं बोल रहा। बोलने में कुछ गड़बड़ी कर देंगे तो फिर तो आप ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही पढ़ो। हाँ, ऐसे ही सर। धीरे धीरे बोलते हैं, आराम आराम। हाँ, आराम से। और ये पोशाक वाला सर कहाँ तक सही है? नहीं बोलना है। ठीक है सर, इसको हटा दीजिए। हेलो, क्या बोलूं? हाँ, कॉल करते हैं। क्या बोला जाए? कोई इंस्पिरेशन और कोई घटना जोड़ दे। देखिए, आपको पुलिस सर्विस के लिए कुछ और बताना चाहिए, सोचिए क्या लग रहा है, कोई स्टोरी बना दीजिए कि माँ पापा चाहते थे कि, या फिर कुछ मेरे ऐसा पापा चाहते थे कि पुलिस ऑफिसर बने। कुछ घटना हुई हो या फिर कुछ और हुआ हो, कोई लोकल दंगा हुआ हो, कभी आपने देखा हो, आपको लगा हो कि ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, सिस्टम थोड़ा सही होना चाहिए, कुछ भी। पुलिस की वर्दी से प्यार है, अच्छा लगता है पुलिस यूनिफॉर्म, उसको देखते हैं तो शरीर में कंपन होता है, बस वही बनना चाहते हैं, बचपन से ही वही चाहते हैं कि पुलिस ही बने। तो उसके लिए क्या क्या किए? झारखंड दरोगा भी दौड़े थे, लेकिन मेडिकल में नहीं हुआ है। यस, मेक सम स्टोरी। ठीक। और 10th के बाद का बनाइएगा। 10th के बाद का, क्योंकि उसमें बच्चा नहीं, आपका 38% है, आप जस्टिफाई ही नहीं कर पाइएगा। अच्छा। द मोमेंट आपको पता चल गया, 9वीं में भी अगर पता चल जाता है, इवन 10th में भी पता चल जाता है कि मेरे को पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई करके 38 से तो ऊपर ले आते हैं, ठीक है ना? तो वो मोटिवेशन आपको उसके बाद पता चलना है, ताकि आप उसको जस्टिफाई कर पाए कि शुरू में मेरे को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, मैं खेती करता था, ये करता था, जो कि मेरे मैट्रिकुलेशन में दिख रहा है 38%, पर उसके बाद मैं इतना मोटिवेट हुआ कि उसके बाद मैंने अपना शिक्षण स्तर अच्छा किया, मैंने बहुत मेहनत किया, जो कि मेरे परसेंटेज में जो इजाफा हो रहा है वो दिख रहा है, ठीक है, लगातार बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, तो उसको दिखा सकते हैं, ठीक है? तो वो बोलिए, बाकी आपका ये सब बहुत अच्छा है। सवाल का जवाब तो सारा हाँ, वही हम बोलना चाह रहे हैं कि आपका ये बहुत बढ़िया है, आपका फोटे है किसानी, तो उसको एकदम दिखाइए। हाँ सर, उसको दिखाइए। आपका वही मेन है, आप अपने इंट्रोडक्शन में भी बोले, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे ही नहीं बोलना है, मतलब उसको अच्छे ढंग से बताइए। कोई भी मतलब जैसे एक तो इंट्रोडक्शन में बता दिए, उसके बाद मान लीजिए एजुकेशन या इधर से कुछ पूछता है तो आप बता सकते हैं। लास्ट में भी बता सकते हैं कि हम कोचिंग भी चला रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं। हाँ, शुरू में भी बता सकते हैं, वो तो आप अपने इंट्रो में ही बता दिए। वही इंट्रो में भी लास्ट में हाँ, एकदम बता सकते हैं, ताकि हिट हो जाए। एकदम। और तुम्हारा बावजूद किसान होने के और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि वो करना है, और चूंकि उसमें पैसा कम होता है इसलिए कर सकते हैं। सीजन में
हाँ। किसान दो फसल होता है, उसमें किसान नहीं, बोल सकते हैं कि किसान का चूंकि आय जो है हमारा बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि किसान के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये एक दो स्टेटमेंट बोल दीजिए तो पूछेगा ही पूछेगा कि क्या दिक्कत है किसान के साथ, बताइए। और आपका ये एकदम सॉलिड तैयार हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अभी तक सर एग्रीकल्चर में किसी ने कोई नहीं बोला है, ठीक है ना। आपका जो स्टार्ट था तो यही शुरू का 5 मिनट में हम आपको, अगर बोर्ड मेंबर होते तो हो सकता है आपको भेज देते हैं आपका इंटरव्यू, लेकिन द मोमेंट एग्रीकल्चर पे स्टार्ट होता है तो फिर आदमी आपसे इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है ना। तब आपका जो एक मैच्योरिटी है, जानकारी है, आपका जो मॉडेस्टी है, उस चीज़ को आदमी लाइक करने लगता है। तो उतना देर तक खींचना ज़रूरी है। हाँ। शुरू में अगर इंटरेस्ट खो देगा तो फिर आपके निगेटिव में चला जाएगा। इंट्रोडक्शन में ये अचीवमेंट भी बता दें, ये इंस्पिरेशन हाँ हाँ हाँ, एकदम स्टोरी चेंज कर देना जी। है, और स्टोरी चेंज करने के साथ अचीवमेंट भी बता दो, तो उसी समय से हम पढ़ने लगे। और मेरा और परसेंटेज जो कि साफ साफ दिख रहा है, मेरे परसेंटेज में इजाफा जो हो रहा है, जब मैंने इंटरमीडिएट में 57 से लेके ग्रेजुएशन में 61 और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 63% अंक प्राप्त किए। इंस्पिरेशन भी बता दो, अच्छा कहानी और अचीवमेंट भी बता दो कि हमने क्या उसके लिए मेहनत करके कोशिश की और आज आपके सामने। बाकी यू आर गुड, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको कोई सर्विस मिले। कभी तुम्हारा मिलता है। भाग रहा था। हाँ, उठना चाहता है। और सर ये शुरू से जुड़ा हुआ है, आपका हर सेशन ही सुनता था, खाली अंधेरे में रहता था तो बोलता नहीं था ये। नहीं, सीरियसली तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप सर्विस में आइए। टेस्ट सीरीज से हमको बहुत फायदा हुआ हम्म, और अच्छा लिखे हैं सर। मेरे बोलता वाला सर सही है, वैसे ही बोलना। 34 है ना? नहीं 32 प्लस अभी बोलिए। झारखंड, अभी झारखंड कार्मिक नहीं इंक्लूड किया, तो जब तक नहीं किया है 32 प्लस वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट द्वारा फलना को भी एसटी कम्युनिटी का दर्जा दिया गया। अभी उसको हमारे सरकार के द्वारा अप्रूवल मिलके जोड़ा जाएगा, तब हम मानेंगे, ठीक है। 32 ही बोलेंगे सर। 32 प्लस 32 ही वर्तमान में 2 और जनजातियों को इसमें दो और ये एक झार बोला था, भोक्ता ही सिर्फ नहीं, भोक्ता गंजू दोनों है ना। भोक्ता और गंजू 2 है, 32 प्लस 2 बोलता। अच्छा, और ठीक है। 2 को कार्मिक ने भी मंजूरी नहीं दी है। वो सब बोलने का नहीं है, बस बोल दो कि और भारत सरकार के गजट के इतना के द्वारा इन 2 जनजातियों हाँ एससी कम्युनिटी को भी एसटी कम्युनिटी में जोड़ा गया, बस। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट सूरज।